नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस किया। उसमें हमने सारा देखा था कि कैसे कैसे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, बिल्कुल वर्क फोर्स मैन पावर रिक्वायरमेंट से लेकर उनके कॉम्पनसेशन तक हमने सारा देखा। अब हम उनके जो अंदर के कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, कॉम्पनसेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गई, हम उन सारे कॉम्पोनेंट्स को एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला स्टेप है पॉजिटिव एस्पेक्ट, जिसमें कि कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो लोगों को अट्रैक्ट करती है कि हमारे यहाँ अप्लाई करो, ठीक है ना। तो रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन होगा, लिख लो दैट it refers to the process of finding possible candidates for a job ठीक है, और for a specific function। एक और डेफिनेशन लिख लो, it is a process of searching for prospective employees and stimulating them. It is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in an organization. Stimulating them to apply for jobs in an organization. ठीक है, तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। ये व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज? इंटरनल में हम दो तरह से कर सकते हैं। हमारा ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, ये डिपार्टमेंट सी है। कोई एक एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहा है, उसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सेम लेवल पर ही, जिस डेजिग्नेशन पे वो डिपार्टमेंट ए में काम कर रहा है उसी डेजिग्नेशन पर वो बी या सी में काम करेगा, ट्रांसफर कर देगा, उसे ट्रांसफर कर देगा। तो ट्रांसफर कई बार बहुत मोटिवेशन का भी काम करता है, जैसे कि और डीमोटिवेशन भी। जैसे कि ऐसे कहा जाता है कि किसी डिपार्टमेंट में अगर किसी एम्प्लॉय को पनिश करना हो तो उसे हार्ड पोजीशन देकर, हार्ड प्लेस में देकर वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, और कोई अच्छा एम्प्लॉय हो तो उसे बढ़िया जगह दे दी जाती है। जैसे कि कहा जाता है ना कि अगर मान लो बिल्कुल साउथ में भेज दिया या किसी रिमोट एरिया में भेज दिया, रूरल में भेज दिया, तो हम क्या कहेंगे कि अरे रूरल में भेज दिया, वहां तो सारी ह्यूमैनिटीज नहीं है, तो वो हार्ड पोस्टिंग हो गई, ठीक है। और किसी को अच्छे मेट्रोपॉलिटन में भेज दिया तो वो गुड पोस्टिंग हो गई। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि रूरल हमेशा बुरा है और अर्बन हमेशा अच्छा है। हो सकता है कोई रूरल एरिया से ही उसी विलेज से बिलोंग करता हो, उसकी पूरी फैमिली वही रहती हो, तो वो चाहता ही हो कि मुझे यहीं पे मिल जाए, तो उसके लिए तो अच्छा ही हो गया, ठीक है ना। तो मोटिवेशन का काम हो गया, और डिमोटिवेशन उसको फैमिली से दूर करती है। तो बात यह है कि ट्रांसफर बहुत तरह से एम्प्लॉइज के लिए एक तरह का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल पनिशमेंट के जैसे भी काम करता है, प्लस ये एक ट्रेनिंग टूल के जैसे भी काम करता है। ट्रेनिंग टूल के जैसे मतलब जैसे कि एक एम्प्लॉय है, यहाँ पर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है। उसको हर डिपार्टमेंट में कुछ कुछ महीने काम, उसने 3 साल यहाँ किया, फिर 3 साल यहाँ किया, फिर 3 साल यहाँ किया। एट द एंड उसको हर डिपार्टमेंट की पूरी अच्छे से नॉलेज हो गई।
तो हो सकता है जब प्रमोशन देने की बारी आएगी या डिसेंट्रलाइजेशन करने का टाइम आएगा तो उस एम्प्लॉय को प्रेफरेंस मिले क्योंकि उसने काफी सारी जगह पर काम किया हुआ है, उसे नॉलेज है डिपार्टमेंट की। कहते हैं ना घाट घाट का पानी पिया हुआ है, तो वो घाट घाट का पानी पिया हुआ का मतलब यही हुआ कि उसने बहुत सारी जगह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का नॉलेज गेन की हुई है। तो इसलिए हमें कहते हैं कि ट्रांसफर्स आर गुड एज वेल एज बैड। हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा ही है बुरा ही। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा भी है, और कई बार ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर ट्रांसफर्स करते रहने से कई बार कोई एम्प्लॉय का ये भी नुकसान हो जाता है कि वो कहीं पे टिक नहीं पाता। ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स में तो ऐसा बहुत होता है, तुमने न्यूज़पेपर में कभी देख सुना पढ़ा हो, किसी एरिया में एक अच्छा आईएएस ऑफिसर काम कर रहे हैं, वहाँ के पॉलिटिकल वो ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी जगह पे। तो एक कोई आईएएस ऑफिसर थे, उनके टोटल 24 इयर्स की जॉब अभी उनकी हुई है सिर्फ, और उनकी 53 ट्रांसफर्स हो चुके हैं। मतलब एक साल भी वही जगह पे शायद नहीं रहे ऑन एन एवरेज। कितने ट्रांसफर्स हुए? क्यों? क्योंकि वो हर जगह जाके रिवॉल्यूशन वाले काम कर रहे थे, तो ट्रांसफर भी होती रहेगी। तो इस तरह से ट्रांसफर कई बार इस तरह से दिक्कत दे देता है। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन तो ये है कि अभी आप एक ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, फिर आपको मिडिल लेवल पे, फिर आपको टॉप लेवल पे, इस तरह से आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। हो सकता है कोई एक सिंपली इस ऑपरेशनल लेवल के नीचे एक वर्कर हो और उसको प्रमोशन देके यहाँ पे ले आए। तो ये जो हमारा प्रमोशन है, प्रमोशन एक तरह का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ही है, बिकॉज यहाँ पे प्रमोशन देके एम्प्लॉय की जो सेटिस्फेक्शन है, जो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो उसे मिल रहा है, उसको एक मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये उसके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पर काम करता है। प्रमोशन के फायदे ये होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप ही अपने यहाँ के किए हुए काम के लोग जब अपर लेवल पे जाते हैं तो उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नॉलेज है, तो उनके लिए आसान होता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। बिकॉज अगर वो मिडिल लेवल पे चले गए तो उन्होंने ऑपरेशनल लेवल पे काम किया हुआ है, उनको पता है कि ऑपरेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आती थी मुझे। तो जब वो मिडिल लेवल पे जाएगा तो उस पॉलिसी एग्जीक्यूशन में वो कोशिश करेगा पर्सन कि भाई वो प्रॉब्लम्स ना हो। इन द सेम वे that person if goes to the top level management, then that person knows that what difficulties they face at the time of operational level management, what difficulties they face at middle level management at the time of execution. So why at the time of policy making they will consider this thing. So promotion एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को बेटर चैनलाइज करने में भी हेल्पफुल रहता है। एक्सटर्नल मतलब ये तो हमारे खुद के एम्प्लॉइज ही हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर के एम्प्लॉइज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कि चलो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करिए। जनरली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमेशा फैक्ट्री लेवल पर होती है। फैक्ट्री लेवल पर कैसे? जैसे कि आप आओ, कुछ दिन काम करा और फिर चले गए, एक प्रोजेक्ट आया उसके लिए कुछ दिन काम करा और चले गए, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उसमें कोई मीडिएटर नहीं है, कुछ नहीं है, आपने किसी चैनलाइज नहीं किया, आप डायरेक्ट उस कंपनी में गए और आपने कोई रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं है। कैजुअल कॉलर्स भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है कि जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिव सीजन जैसे ही है आया तो फैक्ट्री के गेट के बाहर लगा दिया और उनको पर डे के बेसिस पे, पर आवर के बेसिस पे। जैसे अभी दिवाली का टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, दिवाली की सफाई के लिए किसी को बुलाएंगे, तो वो कैजुअल लेबर्स होंगे, वो आए, उन्होंने 4 घंटे काम किया, पैसे लेके चले गए, तो वो हमारे लिए कैजुअल कॉलर्स है। एडवर्टाइजमेंट, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। एडवर्टाइजमेंट हर जगह, टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है, न्यूज़पेपर में आता है एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आता है। वेब पब्लिशिंग आल्सो अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। वेब पब्लिशिंग में क्या हो रहा है? वेब पब्लिशिंग बेसिकली वही तो है
कि naukri.com, monster.com, इतने सारे जो वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट से थ्रू लेना एम्प्लॉइज को, वो भी तो एडवर्टाइजमेंट एक तरह की। तो एडवर्टाइजमेंट में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है, सब जगह एडवर्टाइजमेंट्स लगा दिए जाना कि रिक्रूटमेंट है, वो सब हमारी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो अगर किसी शॉप के बाहर लिखा है हेल्पर्स रिक्वायर्ड, तो वो इन तीनों में से किस में आएगा? तो कैजुअल कॉलर्स में आएगा अगर आपको हेल्पर कुछ दिन के लिए चाहिए, लेकिन आपको कुछ ज्यादा दिन के लिए चाहिए तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आ जाएगा। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, इन सब में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का फायदा ये होता है कि मास लेवल पे हमें लोग मिल सकते हैं, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में दिया तो न्यूज़पेपर कितने लोगों के पास जा रहा है, या आपने वेब पब्लिशिंग के थ्रू किया तो वेब पब्लिशिंग कितने लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो आपको एक मास लेवल को रीच करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, हालांकि आजकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का जमाना इतना रहा नहीं है, आजकल तो ये वेब पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट इनके थ्रू ही है, बट स्टिल होता क्या है, हर एक एरिया में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, तो वहां भी जाओ, चाहो तो अपने एरिया का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां जाके खुद को रजिस्टर करा दो अपनी क्वालिफिकेशंस कि भाई मैं अभी परसुइंग 12th हूँ और ये मेरे मार्कशीट्स वगैरह उनकी फोटोकॉपी को बना के तुम्हारी फाइल लगा दी जाएगी, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर दे दिया जाएगा तुम्हें, और मैं एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाऊंगी कि या उनसे कहूंगी कि मुझे मेरे इस पोजीशन के लिए लोग चाहिए, तो वो अपने वहां से डेटा मुझे देंगे और मैं उन्हें कॉल करूंगी, ठीक है। तो उसके बाद तुम चाहो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कह दो कि हमको आगे कहीं और मत करना, या रख दो कि यहाँ भी कर सकते हो। 12th हो गए तो तुमने वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा दिए, अब तो ऑनलाइन मिल रहा है सब कुछ। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट ने इसलिए ओपन किए थे क्योंकि हर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय ढूंढने में दिक्कत ना हो और एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय ढूंढने में दिक्कत ना हो, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बना दिए। हम लोग के टाइम पे तो कॉलेजेस में इतना कंपलसरी करते थे कि हमें फोर्सफुली बोला जाता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाओ, जैसे ड्यू में गए, ड्यू का खुद का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, हमें कॉलेज में ऐसे बोले थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाओ और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के रिसिप्ट भेजनी पड़ेगी, मतलब कॉलेज में सबमिट करनी पड़ती थी प्रमोट करने के लिए कि, और हमारा गर्ल्स कॉलेज में था तो थोड़ा सा गर्ल्स का प्रमोशन के लिए कि गर्ल्स के अंदर ये चीज आए कि गर्ल्स हम भी जॉब कर सकते हैं, वरना आज से 25 साल पहले इतना ज्यादा गर्ल्स का सब मतलब नहीं होता था, वो चीज है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, फिर प्लेसमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का एक बेटर वर्जन, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट फर्म्स आ गई, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को टेक ओवर करते गए ये प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये आपका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये दूसरा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स में क्या होता है कि प्लेसमेंट एजेंसी, जैसे मान लो एक स्कूल है, अब स्कूल में कंप्यूटर लैब है, वहां पर उनको एक फुल टाइम टीचर की जरूरत नहीं है, ठीक है, या वो अपने यहाँ उसको अपने स्कूल का एम्प्लॉय रखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने स्कूल के एम्प्लॉय रखा तो स्कूल एम्प्लॉय की सारी उनको फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी जो वो नहीं करना चाहते। तो उन्होंने एक प्लेसमेंट एजेंसी से बात करी कि भाई आप अपने यहाँ से हमें कोई हायर करके दे दो। तो अब मान लो मैं किसी स्कूल में हूँ लेकिन मैं हूँ एम्प्लॉय उस प्लेसमेंट एजेंसी की, एक तो ये होता है कि मैं वहाँ की एजेंसी की एम्प्लॉय हूँ और मैं उस एजेंसी के एम्प्लॉय होने के नाते उस स्कूल में जाके पढ़ाऊँ। ऐसे बहुत सारे जगह होता है, हॉस्पिटल्स में भी कोई डिपार्टमेंट बेसिकली आउटसोर्सिंग ये करेंगे। लेकिन प्लेसमेंट एजेंसीज का दूसरा भी काम है, प्लेसमेंट एजेंसीज ये भी काम करते हैं कि आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप उन प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाओ, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते थे और फिर हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है और मैं एज एन एम्प्लॉयर प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाऊँ कि मुझे इस पोजीशन के लिए चाहिए, तो वहां पर ये प्लेसमेंट एजेंसीज का रोल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जैसे ही, लेकिन थोड़ा और बेटर वर्जन है। जैसे कि मैंने एज एन एम्प्लॉयर बोला कि भाई ये जो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग है, ये सब करके मुझे भेजो फाइनल, ये सब करके आप मुझे भेजो, मैं फाइनल इंटरव्यू ले लूंगी सर, मतलब उससे पहले के जो स्टेप्स है वो मैं नहीं करूंगी, मैं पहले के स्टेप्स आप करके दूंगी। तो ऐसे में प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स
और ये अच्छी अच्छी पोजीशन के लिए यहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी पोजीशन के लिए, बड़ी बड़ी पोजीशन के लिए प्लेसमेंट एजेंसी से मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स काम आते हैं। ठीक है, फिर कैंपस रिक्रूटमेंट, दिस इज द मेजर थर्ड सोर्स। अच्छा, प्लेसमेंट एजेंसी जैसे कमीशन लेती है ना, पहले इससे हम यहाँ पर आते हैं। तो जैसे वो कमीशन ले लिया, कंपनी को भी कमीशन देना पड़ता है और एम्प्लॉय को भी देना पड़ता है। कोई कोई प्लेसमेंट एजेंसी है जो एम्प्लॉय से नहीं लेती, सिर्फ एम्प्लॉयर से लेती है, कम ही है, दोनों तरफ से कमीशन लेते हैं। तो कंपनी ने इसका भी तोड़ निकाला, मेरी कंपनी में तुम एक एम्प्लॉय हो, मुझे एक और एम्प्लॉय की जरूरत है। मैंने तुम्हें बोल दिया, मैंने कहा कि भाई मुझे ना एक इस पोजीशन के लिए कोई चाहिए, तुम्हारा कोई है फ्रेंड रिलेटिव कोई है? तुमने कहा है, तो मैंने प्लेसमेंट एजेंसी शुरू में दे दी ना पैसा, लेकिन अगर मैं उसको मान लो सकता है 20,000 दे दी, अपने एम्प्लॉय को 10,000 दे दूं, मेरा एम्प्लॉय खुश और तुम्हें बिलोंगिंग से फीलिंग आएगी। अगर तुम्हारे सजेस्ट किए हुए पर्सन को मैं अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे देती हूँ तो यू फील गुड। देखो मेरे पे कितना भरोसा है हमारे दोस्त को कि मैंने सजेस्ट किया था उसको बताया, उस पे भी तुम्हारा एहसान देखा तो मेरे अपने नौकरी मिला और तुम्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिल रहा है। तो बेसिकली रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के इंसेंटिव्स का उपयोग करते हैं, समझे? तो इस तरह से रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लेसमेंट एजेंसीज के आने के बाद बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स ने ये एक और सब्सिट्यूट निकाल दिया कि उनको भी पैसा दे, अपने एम्प्लॉय को देते हैं पैसा, उससे हमारे एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा फील करेंगे। इन सब के बीच में एक कैंपस रिक्रूटमेंट, ये तो तुमने सुना भी बहुत होगा, कॉलेजेस में जो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, ये हमारा थर्ड मोस्ट पॉपुलर वे है। जनरली कैंपस रिक्रूटमेंट तब लेते हैं जब फ्रेश एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप तो इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में, कॉलेजेस के सेकेंड ईयर में ही ये फाइनलाइज करवा देते हो, तो जनरली वो फाइनल एग्जाम देते हैं, उससे पहले उनकी एम्प्लॉयमेंट फाइनल हो जाती है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट वहां पे ज्यादा प्रेफर है जहाँ पे फ्रेश टैलेंट चाहिए, जहाँ पे उन्हें एजुकेटेड टैलेंट चाहिए। तो जो स्किल्ड पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, उसके लिए कैंपस रिक्रूटमेंट काफी है। एक अगर उन्हें फैक्ट्री लेवल पे लेबर को रखना है तो वहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं रखता है, वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कैजुअल कॉलर है, ज्यादा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएगा कि 4 मजदूर काम कर रहे हैं, हम लोग तुम्हारा ऑर्डर ले आना। तो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो हर लेवल पे काम करेगा, मिडिल लेवल पे भी काम करेगा। तुम एक प्रोडक्शन मैनेजर हो, तुमसे मैनेजर कोई है, तुम्हारा फाइनेंस का रोल बनाना चाहते हैं, तो वो तो हर लेवल पे काम करेगा। बट कैंपस रिक्रूटमेंट सिर्फ उन्हीं पोजीशंस पे करेगा जहाँ पे एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन चाहिए, है ना? फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये होता है बिल्कुल उसके लिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो बिल्कुल ही हमारा जो वेजेस वाला काम होता है ना, बिल्कुल जो वो लेबर होती है जो हमारी बिल्कुल प्रोडक्शन में डायरेक्टली काम करती है, उसके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर। मुझे 100 लोग चाहिए काम करने के लिए, मैं कहाँ से 100 लोग दूंगी? मैंने एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात की, मैंने कहा भैया मुझे 100 लोग चाहिए, 4 महीने का प्रोजेक्ट है। उससे क्या है, मेरी सैलरी खत्म, मैंने उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब अगर मान लो उनमें से कोई छोड़ के भी जाता है तो मेरे से जल्दी नहीं, अगर 5 छोड़ गए तो 5 को अपने आप रिपीट करेगा क्योंकि मेरा उसे 100 कर देगा। हालांकि इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, हो सकता है मैं उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को एक लेबर के 1000 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन वो आगे 400 रुपए दे रहा हूँ, 600 में जेब में रखता है। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन लेबर कॉन्ट्रैक्टर के केस में होती है, ठीक है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। जब भी आपसे ये पूछा जाए विच सोर्स इज बेटर, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि विच सोर्स इज बेटर, दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों ही घटिया हैं, दोनों के अपने प्लस है, दोनों के अपने माइनस है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछता है विच सोर्स इज बेटर, तो आपको कभी भी किसी एक सोर्स को बेटर नहीं कहना, आपको दोनों के मेरिट्स बता के डीमेरिट्स बता के ये बताना है कि दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इंटरनल सोर्स इज मच बेटर देन प्रूव इट, तो अगर इंटरनल सोर्स को अच्छा बताना है तो उसके मेरिट्स बता दोगे और एक्सटर्नल के डीमेरिट्स बता दोगे। एक्सटर्नल को अच्छा बताना है तो एक्सटर्नल के मेरिट्स बता दोगे और उसके डीमेरिट्स बता दोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में चाह ही बोल रहे हैं ना पूछना
कि इंटरनल सोर्स बेटर है, ठीक है, हम उसको बेटर बोल देते हैं। रिप्लाई क्या, जो सवाल पूछे जाएगा वही तो जवाब दोगे। मेरिट्स में है एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड, simplifies the process of selection। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे ये बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करने पड़ते, भाई ऑलरेडी काम कर रहे हैं सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। Transfer used as a tool of training। So hello, good morning। टीचर्स के दिमाग में होता है ना कुछ, तुम्हारा दिमाग पढ़ लेते हैं, है ना। अच्छा कोई दिन ऐसे नहीं आ गई, ये ज्यादा इकोनॉमिकल है, इसमें ट्रेनिंग ज्यादा है देनी पड़ रही है, इनको पहले से ही पता है सारा। बट नुकसान क्या है, फ्रेश टैलेंट आता है तो फ्रेश टैलेंट का अपना एक अलग जज्बा होता है काम करने का, तो वो हमारा रिड्यूस हो गया। लेथार्जिक, आलस, जैसे तुम सब लेथार्जिक हो, लेथार्जिक, आलसी, मतलब वो एम्प्लॉइज जो है वो लेथार्जिक हो जाते हैं, उनके अंदर ये लगता है प्रमोशन तो मिलना ही है, उनको ये चीज आ जाती है। जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें ये है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये बहुत ज्यादा है कि इतने सालों के बाद आपको प्रमोशन मिलेगी ही मिलेगी, प्राइवेट में तो फिर भी परफॉर्मेंस बेस्ड है, लेकिन गवर्नमेंट में तो परफॉर्मेंस बेस्ड से ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स सर्विस के हैं, तो उसमें लेथार्जिक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉर्पोरेट में भी ये कर दिया तो लेथार्जिक हो सकते हैं। जितने भी पोस्ट है सबके लिए तो हम इंटरनल सोर्स नहीं कर सकते, कभी तो बाहर से भी करना ही पड़ेगा, एक्सपेंशन करोगे या आपको कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, आपको टॉप लेवल पे चाहिए, तो सारी पोस्ट के लिए कभी भी नहीं सकते। इंटरनल सोर्स में आप अभी प्रमोशन के बारे में, मैं दोनों का बता रही हूँ, मैं इंटरनल सोर्स के बारे में बता रही हूँ। नया एम्प्लॉय आएगा तो कंपटीशन की फीलिंग आएगी, ट्रांसफर हुआ तो फिर जो प्रमोशन, जैसे प्रिंसिपल के लिए नया आगे तो वाइस प्रिंसिपल को बहुत सारे ऐड हुए हैं तो प्रमोशन, हाँ तो है कि मैरिज स्टिल मैरिज ना। अब कंपटीशन की स्पिरिट खत्म हो जाती है, नए एम्प्लॉइज आएंगे बाहर से तो मोटिवेटेड हो जाते हैं थोड़ा सा कि डर नहीं आके हम बता रहे हैं, हमको नहीं पता है अभी हम करके दिखाते हैं, लेकिन बाहर से कोई आ ही रहा, अपन भाई 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 लग जाते हैं, भाई भाई में खेल जाते हैं।
बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि ट्रांसफर चलते जा रहे हैं, वो एक जगह सेट होते नहीं, फिर उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उससे उनकी काम करने की फ्लोइड नहीं बन पाती है। ठीक है ना। आप लोगों के अगर मान लो टीचर्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहे स्कूल के, तो आपका पढ़ने का फ्लो खत्म हो जाता है ना। और वही टीचर 11th में पढ़ा रहे, 12th में पढ़ा रहे, तो पढ़ने का फ्लो अच्छा रहता है। वही बात। ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्स में जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कर रहे तो हमारा तो एकदम से स्कोप ही बढ़ गया, तो हम ज्यादा क्वालिफाइड ले सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है ना। वाइडर चॉइस, सोचो कितनी चॉइस बढ़ गई। अगर हम लिंक्डइन पे डाल देते हैं अपने जॉब के लिए, तो कितने लोग अप्लाई कर देंगे लिंक्डइन। ठीक है ना। फ्रेश टैलेंट मिल रहा है, वही जो इसका ड्रॉबैक था, तो देखना सारे वही हैं, जो उसके डिमेरिट्स थे वो उसके मेरिट्स हैं, और जो उसके मेरिट्स थे वो डिमेरिट्स हैं। वाइडर चॉइस मिल रही है, फ्रेश टैलेंट मिल रहा है। क्यों फ्रेश टैलेंट मिल रहा है? क्योंकि अब नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों का नया जज्बा होगा। ठीक है ना। अब अगर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मैं तो थक गई, लेकिन अब कोई दूसरे टीचर को मैं तुम्हारे लिए पढ़ाने के लिए रख दूँ, तो तुम भी थोड़ी देर शांति से पढ़ोगे, नई टीचर कैसे है, या उन्हें बढ़ाने की कोशिश करोगे या, लेकिन और नए टीचर भी तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या फ्रेंडली के बच्चों को पढ़ाने के अच्छे से पढ़े, या एकदम ऐसे गंदा लेके और तुम्हारी इधर उधर हो सकता है, बट एक जज्बा तो होगा, कुछ नया तो होगा। मेरी बात सुनते सुनते थक जाते होगे, तो कह रही मैं दिमाग में घुस जाती हूँ। और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, नुकसान क्या है? जो भी इसने पॉइंट बोला कि नई प्रिंसिपल को देते तो आई प्रिंसिपल जो है वो गुस्सा हो सकती है, नाराज हो सकती है, तो डिससैटिस्फैक्शन among एम्प्लॉइज में डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। लेंथी प्रोसेस भी होगा, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एप्लीकेशंस के लिए एडवर्टाइजमेंट देने से लेकर उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उनका टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, मेडिकल टेस्ट, सब कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए ये कॉस्टली प्रोसेस भी होगा। ठीक है, समझे? तो इस तरह से ये हमारा पूरा रिक्रूटमेंट के इंटरनल एक्सटर्नल हो गए हैं। समझ में आ गए? आसान चैप्टर है, अभी तक नहीं डाली तो फिर से डाल दो ये आदत कि हमें रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि अगर साथ साथ पढ़ लोगे तो ये आसान चैप्टर है। आपको देखो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि बहुत ज्यादा लर्न करेंगे सब कुछ, तो इसलिए अगर साथ साथ कर लोगे तो आपको साथ साथ सारा लर्न हो जाएगा। जितना हम 1 घंटे की क्लास में पढ़ते हैं हम उतना ही पढ़ते हैं, जो आप मुश्किल से अगर बैठोगे 20 मिनट में उसकी रीडिंग हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो 15-20 मिनट देने में भी क्या ही दिक्कत है, आसान है। ठीक है, हो गया ये? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment.
you.